हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो आई होप आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चलती होगी। तो जूनियर सुपर टेट और यूपी टीजीटी में जो इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको रिलेटेड अपडेट्स, पीडीएफ नोट्स और क्विज मिल सके टाइम टू टाइम। तो जो सबसे पहले जो एज की बात आती है, तो उसमें सबसे पहला एज जो हम देखते हैं उसे हम सब कहते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। हम यहाँ पर अभी जो है इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो शुरू के 2-3 पीरियड्स होते हैं, एंग्लो सैक्सन हो गया, एंग्लो नॉर्मन हो गया और एज ऑफ चौसर, जो 3 एजेस होते हैं ना, उसमें इंग्लिश का डेवलपमेंट हम देखते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, तो एंग्लो सेक्शन का टाइम पीरियड आप यहाँ देख लीजिए, लिखा गया है 5th सेंचुरी से लेकर 1066 एडी तक। ठीक है, मतलब 5वीं शताब्दी से लेकर 1066 एडी तक का जो टाइम पीरियड होता है वो एंग्लो सेक्शन का दिया। अगर हम यहाँ एग्जैक्ट ईयर की बात करते हैं तो 468 एडी जो होता है एंग्लो सेक्शन का जो है एज माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 सिविलाइजेशंस जो है यहाँ पर इस पीरियड में, जो देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, हमको उसके लिए उनके जो है समकालीन जो कंटेम्प्रेरी होते हैं वहाँ के सिविलाइजेशन को देखना पड़ता है। सिविलाइजेशन से ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैल्टिक सिविलाइजेशन और गैलिक सिविलाइजेशन, 2 सिविलाइजेशन चलती थी। यहाँ भाषा लिखी गई, एक सेल्टिक और एक गैलिक। ठीक है, तो होता क्या है, रोमन इन्वेडर्स जो होते हैं, रोम के जो आक्रमणकारी होते हैं वो आते हैं और इस सभ्यता पर आक्रमण करते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम सब, यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके पे रोमन सिविलाइजेशन, रोमन्स का अटैक होता है और जो सेल्टिक सिविलाइजेशन थी जिसकी लैंग्वेज सेल्टिक हुआ करती है उस पर रोमन सिविलाइजेशन का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ओके, तो हम वहाँ देखिए तो यहाँ भी परीक्षा में इम्पोर्टेंट सिर्फ यही टॉपिक हो सकता है, इसका जो है टाइम पीरियड फर्स्ट पीरियड था। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो जर्मेनिक ट्राइब था, एक ट्राइब था, रसिया का ट्राइब था। ये कहाँ का था, साउदर्न रसिया का एक ट्राइब था जिसका नाम था जर्मेनिक। वह यूके पे अटैक करता है और जीत जाता है। ठीक है, जर्मेनिक ट्राइब्स अटैक्ड ऑन यूके एंड वॉन। ठीक है, तो इसमें कितने कितने अटैकर्स में कौन, एक एंजल्स हुआ करते थे, सेक्शंस होते थे और जूट्स होते थे। ओके गाइस, तो जो अटैकर्स थे उनमें 3 ट्राइब्स, जर्मेनिक ट्राइब में 3 लोग मिले हुए थे, एंजल्स, सेक्शंस और ज्यूट्स। मैं आपको बता दूं एंगल्स, एंजल्स के नाम पे ही यूके का नाम आगे चल के क्या पड़ता है, इंग्लैंड पड़ता है। ओके, ठीक है, तो ऐसे करके जो एंजल्स जो ट्रेड था वो कौन सा था, डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि 3 ट्राइब्स तो आए सदर्न रसिया से, ठीक है, पर उन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे स्ट्रांग था वो क्या हो गया, वो था एंजल्स। ठीक है, और इस प्रकार जो लैटिन लैंग्वेज थी वो क्या हुई, इंट्रोड्यूस होती है कहाँ, आपकी यूके में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या और चाहते हैं। आगे मैं बात करूँ तो जो यूनाइटेड किंगडम था, इंग्लैंड था, वो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक को कहा जाने लगा पेजेंट्स और एक को कहा जाने लगा क्रिश्चियंस। तो जो आउटसाइडर्स थे अर्थात जर्मेनिक ट्राइब के आए हुए एंजल्स, सेक्सन और ज्यूट्स थे, उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें पैगन्स कहा जाने लगा। ओके, तो पैगन क्या हुए, जो आउटसाइडर्स थे, बाहरी थे। और क्रिश्चियन किन्हें कहा है, तो नेटिव थे, यहाँ के मूल निवासी थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि भारत, हमारे देश पर ब्रिटेन ने हमला किया, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन पर 5वीं शताब्दी में 5th एडी 468 एडी में जर्मेनिक ट्राइब्स ने अटैक किया था और वहाँ पे पैगन्स और क्रिश्चियंस करके 2 ट्राइब्स में जो है पूरा का पूरा यूके क्या हो गया, डिवाइडेड हो गए। ठीक है, ये तो हमने बात कर दी यूके की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। अब हम वहाँ बात करते हैं वहाँ इन बीच में लिटरेचर का कितना बढ़ा, तो हम इम्पोर्टेंट राइटर्स को देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण राइटर जो हम यहाँ पर 4 राइटर्स का नाम पढ़ने को हमको मिलता है, बेड, कैडमैन, सिनेवुल्फ और अल्फ्रेड। ठीक है, इनके बुक्स का नाम सामने लिखा गया है। तो बेड द्वारा जो था हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है, कैडमैन ने लिखा था पैराफ्रेज,
जो सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है वो क्या है, बियोवुल्फ। हु वाज राइटर ऑफ बियोवुल्फ और हु हैड रिटेन बियोवुल्फ। सबसे पहली बात, बियोवुल्फ क्या है, एपिक है, ठीक है। और इसकी जब बात करते हैं हम तो ये एक अनसाइंड वर्क है, मतलब इस पर किसी का साइन नहीं था, किसी के पेटेंट इसमें दर्ज नहीं थे, क्योंकि इसके लास्ट नाम में वुल्फ आता है और एक राइटर का नाम हमें मिलता है उसी पीरियड से, वुल्फ। तो हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं कि जो सिने वुल्फ है उन्होंने ही बियोवुल्फ को लिखा है और ये क्या है, एक एपिक है। अल्फ्रेड की बात करें तो अल्फ्रेड बेसिकली एक ट्रांसलेटर थे जिन्होंने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स को लिखा था। तो हमने यहाँ पर 4 राइटर्स को देखा। चारों राइटर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी की बात की जाए तो वो सिने वुल्फ द्वारा लिखित जो है बियोवुल्फ है, जो कि क्या है, एक एपिक है। बियोवुल्फ के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारियाँ जो देना पसंद करूँगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बेड को जो है फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। इंग्लिश हिस्ट्री का मतलब, क्योंकि हमने देखा इनकी जो बुक क्या थी वो इंग्लिश पीपल की हिस्ट्री थी, तो बेड को क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। और कैडमैन जो है इन्हें एंग्लो सैक्सन मिल्टन कहा जाता है। तो परीक्षा में आने लायक जो क्वेश्चंस है वो इस पीरियड से हमें जो है 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फर्स्ट, एंग्लो सैक्सन पीरियड का टाइमिंग, तो 468 टू 1066 AD। सेकेंड, हु हैज रिटन बियोवुल्फ, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा सिने वुल्फ, जो कि एक एपिक है, ये अनसाइंड वर्क है। ओके, आगे बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो बेड को कहा जाता है। और एंग्लो सैक्सन मिल्टन कौन है, तो कैडमैन को ही जो है एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ कहानी हम बियोवुल्फ के बारे में। तो बियोवुल्फ का कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर किंग ऑफ डेंस है जिसका नाम क्या है, हॉर्थोगर है। बियोवुल्फ जो यहाँ का हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे दिखा गया है, मतलब जो हीरो होता है। और यहाँ पे ग्रैंडल नाम का एक डेमन है जिसे हम क्या है, एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो मेन टॉपिक यहाँ बियोवुल्फ की में प्रोटैगनिस्ट है अर्थात हीरो है, और यहाँ एंटागोनिस्ट की बात करें, विलन की बात करें, तो वो क्या है, डेमन ग्रैंडल होता है। ये कहानी ऐसा है कुछ जो आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि एक राजा के साम्राज्य में कोई दानव रहता है और सारे उससे डरे हुए रहते हैं, और कोई एक हीरो आके उसका मर्डर कर देता है, उसे मार देता है, और वो हीरो क्या होता है, फेमस हो जाता है उस रीजन में। तो डेंस की बात करें तो डेंस जो है डेमन को नहीं मार सकता मार्क ऑफ कैन की वजह से। तो मार्क ऑफ कैन क्या है, फर्स्ट मर्डरर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट मर्डरर ऑफ हिस्ट्री कौन है, मतलब इंग्लिश हिस्ट्री की बात करते हैं, जो उनका बाइबल से चला आता है जो भी कहानी हो उनका। तो मार्क ऑफ केन की वजह से जो है डेंस, जो किंग डेंस थे, जो हॉर्थोगर थे, वो क्या ग्रैंडल को नहीं मार पाते। ठीक, बियोवुल्फ जो वहाँ का प्रोटैगनिस्ट है, वो इन द एंड ऑफ स्टोरी जो है ग्रैंडल को मार देता है और ये क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। तो इसकी कहानी इतनी है, हमें याद यही रखना है कि उसका एंटागोनिस्ट कौन था, उसका नाम था ग्रैंडल, प्रोटैगनिस्ट कौन है, बियोवुल्फ। तो दोस्तों हम अब दूसरे एज की बात करते हैं। हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को काफ़ी अच्छे ढंग से देखा। अब हम बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, जो 1066 AD से 1340 AD तक चलती है। तो यहाँ देखें तो इसका शुरुआत कैसे होता है, तो 867 AD में, ठीक है, यूके के जो नॉर्थ केम टू, देखो सम ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्थ, कहाँ उत्तर से कुछ ट्राइब आए और फ्रांस में रहने लगे। ठीक है, कहाँ फ्रांस के भी, वो भी नॉर्दर्न, जैसे हम बात करते हैं ये फ्रांस है, ये उसका नॉर्दर्न रीजन हो जाएगा। तो फ्रांस के उत्तर से कुछ लोग आते हैं, उत्तरी दिशा में क्या कहते हैं, रहना शुरू कर जाते हैं, और उस जगह को क्या कहा जाने लगा, जगह का नाम पड़ जाता है हमारा नॉर्मैंडी। ठीक है, तो 867 AD में नॉर्थ से कुछ ट्राइब्स आके नॉर्दर्न फ्रांस में रहते हैं, उन्हें कोई क्या कहते हैं, हम सब नॉर्मैंडी कहा जाता है, नॉर्मैंडी, या उन्हीं को नॉर्मन्स कहा जाता है, जो कि स्कैंडेवियन लैंग्वेज बोला करते थे, पीपल ऑफ साउथ। आगे बढ़ते हैं, तो ये नॉर्मन क्या होते हैं, अब इन्होंने क्या काम किया, तो नॉर्मन जो होते हैं ये यूके पे अटैक करते हैं। हमें फ्रांस की हिस्ट्री से नहीं मतलब है, हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले आके कहाँ फ्रांस में रुकते हैं,
फ्रांस से अटैक करते हैं कहा यूके पर, और यूके पे अटैक करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वार ऑफ हेस्टिंग्स या बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में लड़ा गया। इसमें हेरोल्ड कौन था वो लास्ट ऑफ सेक्शंस किंग, जो मैंने आपको सेक्शन पीरियड बताया था ना, उसी का किंग का क्या नाम था, हेरोल्ड था। और विलियम किसका नाम था, वो नॉर्मैंडी के किंग का नाम था, ठीक है, विलियम नॉर्मैंडी। तो हेरोल्ड जो क्या डिफीटेड हो जाता है विलियम के द्वारा, विलियम जीत जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स किससे किसके बीच लड़ा गया, हेरोल्ड और विलियम के बीच में। जीतता कौन है, विलियम। विलियम कौन है, जो कि नॉर्मन किंग है। आगे बात करें हम तो नॉर्मैंडी जो था अपने साथ दो तीन चीज़ें जो है यूके में लाता है, 3 थिंग्स इन यूके। पहली चीज़ सेंस ऑफ नेशनलिटी, फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर। थर्ड था रोमन सिविलाइजेशन या कैथोलिक। तो साथियों, सेंस ऑफ नेशनलिटी का मतलब क्या था, मैंने अभी आपको बताया था जो सेक्शन पीरियड में 3 ट्राइब्स जो थे यूके पे रूल करते थे, पर इन सब के बीच में एकता नहीं थी, ये यूनाइट नहीं हुआ करते थे, ठीक ना। तो जब नॉर्मैंडी आता है, विलियम आता है, तो वो अपने साथ नेशनलिटी लेके आता है। चूँकि ये फ्रांस से आया था तो ये फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर आया, और रोमन सिविलाइजेशन कैथोलिक को भी लेकर आता है। अभी तक हमने 2 पीरियड को पढ़ा, सेक्शंस को पढ़ा, नॉर्मन को पढ़ रहे हैं हम। इन दोनों में जो इंग्लिश था एक डायलेक्ट का काम करता था, इट इज़ वाजंट अ लैंग्वेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, डायलेक्ट की बात हम करते हैं तो एक टंग होता है, बोली हमारी, उसके ऊपर डायलेक्ट, उसके ऊपर लैंग्वेज होता है। तो सबसे छोटी इकाई को हम सब टंग कहते हैं, उससे बड़ी इकाई को हम सब डायलेक्ट कहते हैं, और उससे बड़ी इकाई को हम सब क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तभी हम देख सकते हैं कि इंग्लिश क्या थी, वो बीच की डायलेक्ट का काम करती थी लैंग्वेज और टंग के बीच में। आगे देखिए हम तो यहाँ के इम्पोर्टेंट राइटर्स की बात किया जाए तो जियोफ्री ऑफ मॉनमाउथ। तो जियोफ्री जो थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी, हिस्ट्री रीगम ब्रिटानी, मिडवे ऑफ पैगन एंड क्रिश्चियन, ठीक है। ये दोनों के बीच को बताती है। तो जो ये किताब थी वो शेक्सपियर के किंग लियर, मेरोली के मोर्टेट डी आर्थर और टेनेंसस आइडल्स ऑफ द किंग का सोर्स भी बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखेंगे हम सब। आगे देखते हैं तो लेमन्स ब्रूट, जो ये क्या लिखते हैं, ये हिस्ट्री लिखते हैं। हिस्ट्री क्या, एन इंग्लिश मैन इज राइटिंग फॉर द इंग्लिश। इससे पहले इंग्लिश मैन जो हुआ करते थे वो खुद के बारे में नहीं लिखते थे। तो लेमन जो थे, लेमन्स ब्रूट, इन्होंने पहली बार एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री। और यहाँ से एक देखिए लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डोगरेल वर्स। तो नॉन सीरियस इमिटेशन, इमिटेशन मीन्स नकल। तो डोगरेल वर्स क्या होता है, एक नकल होता है। तो जो लेमन के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री थी वो क्या थी, एक नकल थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन बुक्स हुए, 2 बुक्स की रचना की गई। एक बुक का नाम हमने देखा जियोफ्री ऑफ मैनमाउथ, और जियोफ्री ऑफ मैनमाउथ के द्वारा हिस्ट्रियल रीगम ब्रिटानी लिखा गया, और लेमन्स ब्रूट के द्वारा जो है हिस्ट्री लिखा गया। तो बात की जाए तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में तो इतना जानकारी हमारे लिए काफ़ी है, जो परीक्षा में इतने से सवाल बन सकता है। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हमें याद रखना होगा, नॉर्मन कहाँ से आए थे, कहाँ आके रुकते हैं। यहाँ के 2 राइटर्स जियोफ्री और लेमन्स, जियोफ्री द्वारा लिखा गया हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानी, और लेमन के द्वारा लिखा गया हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। बात करें अगर हम सेक्शन पीरियड में तो बेड कैडमैन, सिनेवुल्फ, अल्फ्रेड चार्ल्स राइटर, सिनेवुल्फ द्वारा लिखा गया था बियोवुल्फ को, ठीक। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड हमने देखा, और देखा हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड, अर्थात हमने 1340 एडी तक के लिटरेचर को देख लिया कौन कौन सी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम वहाँ जितने भी हमने अभी कभी साथ 4 उसमें 2 इसमें 6 राइटर्स के बारे में देखा, तो कम से कम हम इन 6 राइटर्स के नाम, इनके क्या रचना हुई, और दोनों पीरियड के टाइम को हम सब ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब चौसर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में उठाया, उसे एक लैंग्वेज के रूप में छोड़ा, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, जो हमारा अब नया टॉपिक होगा, जो नई एज आता है, उसे हम सब कहते हैं एज ऑफ चौसर, ठीक है।
तो हम इस टॉपिक में जो है चौसर के बारे में जानेंगे। तो चौसर से जो संबंधित चार सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ सामने लिखे गए हैं। इन्हें जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मॉर्निंग स्टार ऑफ फ्रेनेंसे और प्रिंस ऑफ पेलग्रियास्टिक अर्थात साहित्यिक चोर भी इन्हें जो है कहीं कहीं कहा गया है। ठीक है। तो चौसर से संबंधित जो ये चार जो इनके उपनाम है या इन्हें जो फादर कहा जाता है, तो ये तो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, इनके बिना तो काम होने से। ठीक, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ पोइट्री, मॉर्निंग स्टार और प्रिंस। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। तो चौसर की जो है और मैग्नम ओपस की जब हम बात करते हैं, मैग्नम ओपस आप जानते होंगे एक ऐसी रचना, किसी लेखक साहित्यकार की ऐसी रचना जिससे उनको प्रसिद्धि मिली हो, उनकी कैरियर को बुलंदियों पहुंचाया गया हो। तो चौसर की जो मैग्नम ओपस की हम बात करते हैं तो ये है कैंटरबरी टेल्स। जो कैंटरबरी टेल्स है इसे मैग्नम ओपस माना जाता है किसका, हमारे चौसर का। ओके। जो चौसर थे इनका पूरा नाम था जॉफरी चौसर। इन्होंने 3 राजाओं को देखा जब ये ब्रिटेन में थे अर्थात यूके में। ठीक है, तो ये करीब 1340 से 1400 तक के समय को ये देखते हैं। तो उस दौरान इन्होंने 3 राजाओं के शासनकाल को देखा। सबसे पहले हम उन राजाओं के टाइम को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि यूके का उस टाइम पॉलिटिक्स जो था, पॉलिटिकल व्यू क्या होगा यूके का। ठीक है, देखते हैं हम आगे। बात करते हैं राजा के सबसे नंबर 1 राजा एडवर्ड किंग, एडवर्ड थर्ड, 1314 से 1377। जो इनका लॉन्गेस्ट पीरियड था वो क्या था, एडवर्ड थर्ड के साथ ही था। इस पीरियड में चौसर क्या थे, एक सोल्जर थे और एक राइटर थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि चौसर पीरियड जो है 1340 में शुरू होता है, यही ईयर है चौसर के बर्थ का। तो चौसर के बर्थ से शुरू होता है और 1400 तक चलता है चौसर के डेथ हो जाने तक। ठीक है, तो जो 60 ईयर्स का जो पीरियड है इसी को ही हम चौसरियन पीरियड या एज ऑफ चौसर कहते हैं। एडवर्ड थर्ड की मैंने बात की तो 37 ईयर्स जो थे चौसर ने अपने लाइफ के एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में बिताए। और इस काल में ये क्या थे, एक इम्पोर्टेंट एक सोल्जर हुआ करते थे, एक वॉरियर हुआ करते थे। बेसिकली मैंने आपको बताया था नॉर्मन्स में कि फ्रांस से जो है नॉर्मेंडी, विलियम नॉर्मेंडी आता है और यूके पे शासन करना शुरू कर देता है। तो उससे काफ़ी समय बीत चुकी है। तो फ्रांस के साथ एक वार लड़ा जाता है, एक युद्ध लड़ा जा रहा था, उसे कहा, उस वार का नाम था 100 ईयर वार। यूके और फ्रांस के बीच ये वार लड़ा जाता। तो जो हमारे चौसर हैं वो एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में 100 ईयर वॉर के साथ वहाँ पे लड़ते हैं और उन्हें जो है कैप्चर कर लिया था फ्रांस के साथ। ठीक है, वो क्योंकि सिपाही तो उन्हें फ्रांसीसी सेनाओं ने कैप्चर